नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसी कहानी जानेंगे जहां तलवारों से नहीं बल्कि एक शादी से साम्राज्य गढ़े गए। ये कहानी है प्राचीन भारत के दो बहुत बड़े राजवंशों की, और ये देखने की कि कैसे एक रिश्ते ने सिर्फ दो परिवारों को ही नहीं बल्कि एक पूरे दौर की तकदीर को एक दूसरे से जोड़ दिया। सोचिए जरा, कोई भी साम्राज्य बिना एक भी तीर चलाए अपना दबदबा कैसे बढ़ा सकता है? यही सवाल असल में इस पूरी कहानी की जड़ है। ये हमें बताता है कि ताकत हासिल करने के लिए हमेशा जंग ही जरूरी नहीं होती। और भारत के उस स्वर्ण युग के लिए इसका जवाब था एक शादी। जी हां, बिल्कुल सही सुना। एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक शादी। एक ऐसा कदम जिसने तलवार की ताकत से नहीं बल्कि कूटनीति के दम पर पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि उस दौर में यानी चौथी शताब्दी में भारत के मंच पर कौन सी दो बड़ी ताकतें मौजूद थीं। तो देखिए, उस समय का नक्शा कुछ ऐसा था। उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य का सूरज चमक रहा था। वो अपने स्वर्ण युग के शिखर पर थे, विशाल, ताकतवर और सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध। और वहीं मध्य भारत में यानी दक्कन के पठार पर वाकाटक साम्राज्य एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा था। वो एक तरह से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करते थे। हम कह सकते हैं कि वो दक्षिण के दरवाजे के पहरेदार थे। अब यहां कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, ये कि कैसे इन दो ताकतों ने एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे का हाथ थामने का फैसला किया। प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार बनने का। और इस बड़ी कूटनीतिक कहानी के जो मुख्य किरदार थे वो थे दो शासक। एक तरफ तो थे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जो अपनी दूर की सोच और रणनीति बनाने की काबिलियत के लिए जाने जाते थे, और दूसरी तरफ थे दक्कन के महत्वाकांक्षी वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दक्षिणी सरहद को महफूज करने और गुप्त साम्राज्य का असर और दूर तक फैलाने के लिए कूटनीति का एक बहुत ही शक्तिशाली साधन इस्तेमाल किया। वो था वैवाहिक गठबंधन। उन्होंने अपनी बेटी प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से करवा दी। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, किस्मत ने एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया। एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ इस गठबंधन को आजमाया बल्कि इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। हुआ ये कि राजा रुद्रसेन द्वितीय की सिर्फ 5 साल के शासन के बाद ही अचानक मृत्यु हो गई। वाकाटक साम्राज्य अब बिना राजा के था और इस गठबंधन के सामने उसकी पहली और सबसे बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई थी। और यहीं से कहानी का पूरा फोकस प्रभावती गुप्त पर आ जाता है, एक ऐसी महिला जो अब सत्ता के केंद्र में आने वाली थीं और इतिहास की धारा को एक नई दिशा देने वाली थीं। जरा सोचिए, एक ऐसे जमाने में जब महिला शासकों का होना बहुत ही बड़ी बात थी, प्रभावती गुप्त ने अपने बेटों के नाम पर लगभग 20 साल तक राज किया। ये अपने आप में एक असाधारण उपलब्धि थी। और हाँ, उन्हें अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरा समर्थन हासिल था, जिसने उनकी सत्ता को और भी मजबूत बना दिया। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो सिर्फ एक नाम की शासक नहीं थीं। उन्होंने अपने शासनकाल में खुद के सिक्के भी जारी करवाए, जो उस जमाने में एक शासक की पूरी संप्रभुता का प्रतीक माना जाता था। और दक्कन में राज करते हुए भी प्रभावती गुप्त अपनी गुप्त जड़ों को कभी नहीं भूलीं। वो अपने पिता के गोत्र का इस्तेमाल करती थीं। उनके राजकाज के दस्तावेज गुप्त लिपि में लिखे जाते थे। उनका असर इतना ज्यादा था कि कई इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि उनके 20 साल के शासन में वाकाटक साम्राज्य एक तरह से गुप्त साम्राज्य का ही एक हिस्सा बन गया था। तो अब देखते हैं कि इस पूरी राजनीतिक स्थिरता का नतीजा क्या निकला। इस शांति और सहयोग के दौर ने कला, संस्कृति और टेक्नोलॉजी के लिए एक सुनहरा दरवाजा खोल दिया। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है दिल्ली का मशहूर लौह स्तंभ। माना जाता है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। आप सोचिए, 1600 साल बाद भी इस पर जंग नहीं लगा है। ये उस दौर की वैज्ञानिक और धातु विज्ञान की समझ का एक जीता जागता सबूत है। और ये जो तरक्की की लहर थी, ये सिर्फ उत्तर तक ही नहीं रुकी। इस मजबूत गठबंधन की वजह से शांति और समृद्धि की यही बयार दक्षिण में वाकाटक के इलाकों तक भी पहुंची। और इस साझा स्वर्ण युग का अगर कोई सबसे शानदार प्रतीक है तो वो हैं अजंता की गुफाएं। वाकाटक शासकों के संरक्षण में इन गुफाओं का विकास हुआ, लेकिन इनकी कलाकारी पर, इनकी मूर्तियों और चित्रों पर गुप्त कला का गहरा असर साफ साफ दिखता है। ये वाकई में दो महान संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम है।
तो जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, ये गठबंधन सिर्फ एक राजनीतिक समझौता नहीं था, इसने एक कमाल के सांस्कृतिक मेलजोल को जन्म दिया। चाहे वो धर्म हो, कला हो, प्रशासन का तरीका हो या भाषा, हर चीज में विचारों का लेन देन हुआ, और इस लेन देन ने दोनों साम्राज्यों को और अमीर बनाया और एक साझा विरासत तैयार की। लेकिन हर सुनहरे दौर का अंत भी होता है। सहयोग और समृद्धि का ये जमाना भी आखिरकार खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, कोई भी एक वजह नहीं थी। बाहर से हूणों जैसे आक्रमणकारियों का दबाव बढ़ता गया। अंदर साम्राज्य के अपने ही सामंत ताकतवर होकर चुनौती देने लगे। व्यापार में नुकसान से आर्थिक स्थिति कमजोर हुई, और धीरे धीरे इन दोनों महान राजवंशों की शक्ति कम होती गई और उनकी जगह नई क्षेत्रीय ताकतें उभरकर सामने आईं। तो आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये प्राचीन गठबंधन हमें आज भी क्या सिखा सकता है? शायद यही कि टकराव पर कूटनीति की जीत कितनी असरदार हो सकती है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे मजबूत और स्थायी रिश्ते कभी-कभी तलवार से नहीं, बल्कि समझदारी और सहयोग से बनाए जाते हैं।